नमस्कार बंधु, मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एनजी डिफेंस में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने साधा चैप्टर को अच्छी प्रकार से देखा था। साधा चैप्टर को देखने के बाद इस तरह से हमने देखा कि लगभग मैथ के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर थे उनको हमने बारी बारी से खत्म किया। अब हमारा अगला टारगेट जो होगा कि हर एक चैप्टर की जो एग्जाम्पल है उनको बारी बारी से करवाते हैं। जैसे ही हर एक चैप्टर के एग्जाम्पल हो जाएंगे फिर हम सबकी भी प्रश्नावली भी सॉल्व कराएंगे। तो आज हम देखते हैं औसत चैप्टर के एग्जाम्पल आपको करवाते हैं एक एक क्वेश्चन। तो देखते हैं औसत चैप्टर का पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है। कहा गया है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। यानी प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याएं लेने का मतलब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। 1 2 3 4 इस तरह से हमें 50 तक की गिनती लिखना है, सबका योग करना है और इसके बाद उसमें 50 का भाग कराना है तो औसत आ जाएगा। लेकिन ये चीज करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो इसको देखो किस तरीके से देखते हैं। तो एक फार्मूला हमको बताया गया था कि अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल डॉट डॉट करके अगर n प्राकृतिक संख्याएं लिखी जाएं तो इनके योगफल का फार्मूला होता है n प्लस 1/2। ये होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला। हमें निकालना है औसत, तो n प्राकृतिक संख्याओं का औसत का फार्मूला हो जाएगा n प्लस 1/2। ये तो योगफल था। हमने औसत का एक फार्मूला ये भी बताया था, औसत बराबर योग बटे संख्या। तो ये योगफल का फार्मूला है। 1 से लेकर हम n तक की ही संख्याएं तो ले रहे हैं, यानी संख्याएं यहाँ पर n ले रहे हैं। तो n से n को भाग कराएंगे तो आ जाएगा n प्लस 1/2। अर्थात प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के औसत का फार्मूला होता है n प्लस 1/2। यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं? 50 प्राकृतिक संख्याएं, यानी n की वैल्यू 50 है। तो यहाँ पर n की वैल्यू अगर 50 रख देंगे तो 50 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 51/2, मतलब हो जाएगा 25.5। अर्थात इनका औसत आ जाएगा 25.5। तो ये तो हमने सीधे फार्मूले से करवा दिया। अगर हमें मान लीजिए फार्मूला नहीं पता है तो भी हमने एक तरीका बताया था कि किस तरह से किया जाता है। तो देखो कैसे करते हैं। उसने कहा है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 डॉट डॉट करके इस तरह से जब प्राकृतिक संख्या लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट करके हमें 50 तक लिखना है। हमने तरीका बताया था कि अगर इन सबका अंतर समान हो, देखते हैं 2 में 1 घटाएंगे 1 आएगा, 3 में 2 घटाएंगे 1 आएगा, 4 में 3 घटाएंगे 1 आएगा। अर्थात यहाँ पर जितनी भी संख्याएं लिखी जा रही हैं एक निश्चित क्रम में लिखी जा रही हैं। तो हमने बताया था कि अगर एक निश्चित क्रम में लिखी जाए तो औसत फार्मूला होता है, औसत बराबर होता है अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या। यानी औसत हमने बताया था औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 हमने किया था। तो प्रथम संख्या दी है 1, अंतिम संख्या 50 है, बटे 2 करेंगे तो 51/2 मतलब आ जाएगा 25.5। तो इसका एक तरीका ये भी है और एक तरीका हमने फार्मूले से बता दिया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 2 तरीकों से हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कहा गया है 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यानी 60 तक की आपको विषम संख्याएं लिखनी है। तो सबसे छोटी विषम संख्या होती है 1, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, फिर 9, इस तरह से डॉट डॉट। उसने कहा है 60 तक की, यानी अगर 60 विषम संख्या होती तो इसको भी ले लेते, लेकिन 60 विषम संख्या है नहीं। तो 60 के पहले संख्या होती है 59। इन संख्याओं का औसत निकालना है। तो एक तो बेसिक तरीका ये है कि सबको जोड़ो, फिर इसके बाद सबको जोड़ने के बाद 59 का भाग कराओ। क्योंकि कितनी संख्याएं आएंगी यहाँ पर 1 से लेकर 59 तक में संख्याएं आएंगी। 30 तुम्हारी सम होंगी और 30 तुम्हारी विषम होंगी। तो पहले योग करके 30 का भाग कराओ तब आ सकता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इन सबका अंतर समान है। 3 में 1 घटाएंगे 2, 5 में 3 घटाएंगे 2, 7 में 5 घटाएंगे 2, 9 में 7 घटाएंगे 2, सब 2-2 के अंतर में है। तो सीधे वही फार्मूला औसत बराबर हो जाएगा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। 59 में 1 जोड़ेंगे 7/2 ये हो जाएगा तुम्हारा 30। अर्थात इनका औसत आ जाएगा 30। इसका अर्थात इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में कहा गया है 50 तक की सभी विषम संख्या सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन है। हमें 50 तक की सम संख्याएं लिखनी है। सबसे छोटी संख्या 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट। यहाँ पर 50 तक उसने कहा है तो मतलब 50 को भी हम शामिल कर देंगे। तो ये सम संख्याएं हमने लिख ली। सब में यहाँ पर भी अंतर, सब में 2-2 का है। 4 में 2 घटाएंगे 2, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, सब में 2-2 का अंतर है। इनका भी औसत हो जाएगा 2 प्लस 50 प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2।
ये हो जाएगा 52/2 हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर आ जाएगा 26, अर्थात इनका औसत आ जाएगा 26। ये भी क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथे में आ गया है A, B, C की आयु क्रमशः 32 वर्ष, 36 वर्ष, 46 वर्ष है। एक की आयु 32 वर्ष है, एक की आयु 36 वर्ष है और एक की आयु 46 वर्ष है। सबसे पहला टारगेट है, हम देखते हैं कि इनका अंतर समान है क्या? नहीं समान है। यहाँ पर अंतर केवल 4 का है और यहाँ पर अंतर 10 का है। जब अंतर समान ना हो तो हमने बेसिक तरीका बताया था कि जिनका भी औसत ज्ञात करना हो सभी आंकड़ों का योग करते हैं, फिर जितने आंकड़े हों यानी जितने संख्या हो उनकी भाग करा देंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, 32 + 36 + 46 और यहाँ पर कितने लोग थे? 3 लोग थे, क्योंकि 3 व्यक्तियों की हित आयु का योग दिया गया है। इनको तीनों का योग करेंगे तो आ जाएगा 114 वर्ष और 3 का यहाँ पर भाग कराएंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 3 24, 38 वर्ष आ जाएगा, अर्थात यहाँ पर जो औसत आएगा वो 38 वर्ष आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है एक कक्षा के 31 छात्रों की औसत भार 30 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक का भार कितना है? तो इस क्वेश्चन के करने का भी 2 तरीका है। पहला एक तरीका हम बताते हैं, बेसिक तरीका है कि बेसिक तरीके से किस तरह से करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया 31 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम है। छात्रों की संख्या 31 है, औसत कितना दिया गया है? 30 है। अगर इनका दोनों का गुणा करा दें तो हमें योग पता चल जाएगा। तो इनका दोनों का गुणा कराएंगे तो आएगा 930, अर्थात इन 31 छात्रों के भारों का योग आ गया 930 किलोग्राम। उम्मीद करते हैं ये भी बात समझ में आई होगी। यदि अध्यापक का भार सम्मिलित कर लिया जाए, जब हम अध्यापक को सम्मिलित कर देंगे तो यहाँ पर कैंडिडेट हो जाएंगे 32। अब औसत में परिवर्तन क्या होता है? 500 ग्राम की वृद्धि होती है। हम देख लें कि 500 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होता है। तो जो तुम्हारा 500 ग्राम होता है 0.5 किलोग्राम के बराबर होता है। 0.5 की वृद्धि होगी तो ये हो जाएगा 30.5। अब इनका आपस में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? तो जब इनका आपस में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 976 किलोग्राम। एक चीज देखा तुमने कि पहले इनका योग कितना था? 930 किलोग्राम। अब इनका योग कितना हो रहा है? 976 किलोग्राम। ये बढ़ क्यों गया है? क्योंकि यहाँ पर एक अध्यापक सम्मिलित हो गया है, उसी अध्यापक का तो वजन यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो 976 में अगर 930 घटाएं तो कितना आएगा? तो 976 में अगर 930 घटाएंगे तो आ जाएगा 46 किलोग्राम, अर्थात जो अध्यापक आएगा वो 46 किलोग्राम का आएगा, तभी तो ये योग बढ़ गया है, अर्थात आने वाले अध्यापक का भार हो जाएगा 46 किलोग्राम। ये तो बिल्कुल बेसिक से था, इसका शॉर्टकट देख लेते हैं कैसे। एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम है। तो औसत का मतलब होता है एक यूरेज। हम मान लेंगे यहाँ पर जो 31 छात्र हैं सब 30 किलोग्राम के हैं, क्योंकि इनका औसत कितना है? 30 किलोग्राम का। तो हमने मान लिया कि जितने भी 31 छात्र हैं सब 30 किलोग्राम के हैं। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए, यदि आने वाला जो अध्यापक है वो 30 किलोग्राम का ही आएगा तो हम कहेंगे कि एक भी वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि सभी छात्र 30 किलोग्राम के थे। लेकिन क्वेश्चन में तो कहा है 500 ग्राम की वृद्धि हुई है, यानी जो आने वाला अध्यापक होगा वो 30 किलोग्राम तो लाएगा ही लाएगा, साथ में कुछ क्या लाएगा? एक्स्ट्रा भी लाएगा। तभी तो अगर वो 30 किलोग्राम का आया था तो एक भी वृद्धि नहीं कर रहा था, लेकिन वो सब में 500 ग्राम की वृद्धि कर रहा है। तो जो वृद्धि कर रहा होगा वो एक्स्ट्रा लेके आएगा कि नहीं लेके आएगा? जब अध्यापक भी आ जाएगा तो टोटल कैंडिडेट हो जाएंगे 32। ये सब में 500 ग्राम यानी सब में 500 ग्राम की वृद्धि करेगा नहीं करेगा? यानी सब में आधा किलोग्राम की वृद्धि करेगा। तो सब में आधा किलोग्राम की वृद्धि करेगा तो हम देख लें कितने किलोग्राम की वृद्धि होगी, क्योंकि 500 ग्राम का मतलब आधा किलोग्राम। ओवरऑल हम देखेंगे कि ये 16 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आएगा, उसी 16 किलोग्राम से सब में आधा किलोग्राम की क्या कर देगा? वृद्धि कर देगा, अर्थात ये 16 किलोग्राम और लेके आएगा कि नहीं लेके आएगा? तो 30 और 16 हो गए तुम्हारे कितना? 46 किलोग्राम। यानी आने वाला जो अध्यापक होगा वो 46 किलोग्राम का आएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है एक नाव के 10 नाविकों में 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आने से औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। यानी आपके पास 10 नाविक थे, एक हम 56 किलोग्राम वाले व्यक्ति को बाहर कर रहे हैं। अगर हम एक 56 किलोग्राम वाले व्यक्ति को बाहर करेंगे और उसके स्थान पर 56 किलोग्राम का ही व्यक्ति सम्मिलित करेंगे
तो हम कहेंगे कि एक भी वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि 56 किलोग्राम वजन का एक व्यक्ति बाहर गया था, और अगर 56 किलोग्राम वजन का एक व्यक्ति हम अंदर प्रवेश कर लेंगे तो एक भी वृद्धि नहीं होगी। लेकिन क्वेश्चन में तो उसने कहा है कि 800 ग्राम की वृद्धि होती है। जो आने वाला नया कैंडिडेट होगा वो 56 किलोग्राम तो लेके आएगा, साथ में कुछ एक्स्ट्रा लेके आएगा, तभी तो सब में वृद्धि करेगा। जब एक व्यक्ति बाहर जा रहा है, दूसरा व्यक्ति अंदर आ रहा है, तो यानी कैंडिडेटों में भी एक भी परिवर्तन नहीं होगा। 10 कैंडिडेट हैं, सब में 800 ग्राम की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। टोटल कितनी वृद्धि करेंगे, 8000 ग्राम। 8000 ग्राम का मतलब 8 किलोग्राम, यानी ये 8 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आएगा, तभी तो सब में वृद्धि हो जाएगी। तो ये कितने किलोग्राम के आएगा, यानी ये 64 किलोग्राम का व्यक्ति, नया आने वाला व्यक्ति 64 किलोग्राम का होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि 11 परिणामों का औसत 50 है, तो हम तुरंत 11 परिणामों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो 11 परिणामों का योग आ जाएगा 550। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो, तो प्रथम 6 परिणामों का औसत कितना दिया गया है, तो प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 दिया गया है, यानी इनका अगर हम गुणा कराएंगे तो इनका योग आ जाएगा 294। अंतिम 6 का औसत कितना दिया गया है, अंतिम 6 का औसत 52 दिया गया है, गुणा कराएंगे 6 दूनी 12, 312 आ गया। हमने देखा कि अंतिम 6 का योग कितना आया है, 312 आया है। ये 6 आंकड़े हैं और ये 6 आंकड़े हैं, ये प्रथम 6 आंकड़े हैं, ये अंतिम 6 आंकड़े हैं। अगर इनका दोनों का योग कर लें तो इन 12 आंकड़ों का योग आ जाएगा। जोड़ते हैं, 4 2 6 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 आ जाएगा, अर्थात 606 आ गया। अगर इस 606 में 550 घटा दें तो यहाँ पर एक आंकड़ा ऐसा भी होगा जो 2 बार गिन लिया गया होगा, तभी तो प्रथम 6 में भी गिन लिया गया, अंतिम 6 में भी गिन लिया, तो वो आंकड़ा हमें पता चल जाएगा। यानी हम 606 माइनस 550 जब इसमें घटाएंगे तो आ जाएगा 56, अर्थात उसने हमसे पूछा है तो छठा परिणाम कौन सा है, तो छठा परिणाम जो होगा वो 56 आ जाएगा। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8वें में कहा गया है कि किसी वर्ष के एक परिवार के प्रथम 3 माह, अगले 4 माह और अंतिम 5 माह के औसत खर्च क्रमशः, यानी प्रथम 3 महीने का औसत खर्च कितना दिया गया है, 8400 मासिक दिया गया है। अगले 4 महीने का खर्च कितना दिया गया है, 10,880 दिया गया है, और अंतिम 5 महीने का औसत खर्च कितना दिया गया है, 10,608 दिया गया है। अगर हम इसका इसके साथ गुणा करा दें तो इन 3 महीनों का जो खर्च होगा हमें पता चल जाएगा। तो गुणा कराएंगे तो इसमें आ जाएगा 25,200, अर्थात हमने देखा कि इन प्रथम 3 महीनों में कितना खर्च होगा, 25,200। अब जब इसमें 4 का गुणा कराएंगे तो 0 ये हो जाएगा, 4 32 हो जाएगा, अर्थात इसमें आ जाएगा 40,320। अब इसके बाद अंतिम 5 महीनों का निकालने के लिए इस 5 का गुणा 10,608 में गुणा कराएंगे तो तुम्हारा आ जाएगा 53, यानी 53,040 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आई होगी। ये प्रथम 3 महीने का था, अगले 4 महीने का, या अंतिम 5 महीने का। ओवरऑल अगर हम यहाँ से इनको जोड़ें तो 4 3 7 5 12, ये टोटल 12 महीने का खर्च आया कि नहीं आया, अर्थात ये टोटल 12 महीने का खर्च आया। लेकिन उसमें वार्षिक बचत भी उसकी कुछ है। और एक चीज ये ध्यान देना कि आय बराबर फार्मूला होता है खर्च प्लस बचत, ये फार्मूला होता है। यानी अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो उसकी टोटल 12 महीने की क्या आ जाएगी, इन तीनों को जोड़ने से उसकी टोटल 12 महीने की ये बचत खर्च आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, अर्थात 25,200 प्लस 40,320 प्लस 53,040, ये टोटल इनका खर्च हो गया कि नहीं हो गया। अगर इस टोटल खर्च में उसकी वार्षिक बचत भी जोड़ दें, वार्षिक बचत है 8,640, खर्च में हमने बचत जोड़ दिया तो हमें पता चल जाएगा कि 12 महीने की टोटल उसकी आय कितनी है। तो इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1,27,200, अर्थात हमने देखा कि 12 महीने में अर्थात एक वर्ष में वो 1,27,200 रुपए क्या करता है, कमाता है। उसने पूछा है परिवार की औसत मासिक आय कितना है, औसत निकालना है, तो 12 का इसमें क्या करा देंगे, भाग करा देंगे तो आ जाएगा 10,600, अर्थात इसका राइट आंसर आ जाएगा 10,600।
इस तरह से आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि किसी सप्ताह सोमवार मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पति का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान कितना है। तो पहले उसमें सोमवार मंगल बुधवार ये 3 दिन दिए गए हैं। तो अगर हम ये 3 दिन दिए गए हैं और इनका औसत 40 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, यानी 3 का गुणा अगर हम 40 डिग्री सेल्सियस में करवा दें तो 120 डिग्री सेल्सियस जो आएगा इन तीनों दिनों के तापमानों का योग आ जाएगा। यानी सोमवार का तापमान प्लस मंगल का तापमान प्लस बुध का तापमान, इन 3 दिनों के तापमान का योग आ जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस। आगे मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार, फिर से 3 दिन दिए गए हैं, मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार। इन 3 दिनों के तापमानों का योग कितना दिया गया है, सॉरी इसमें औसत दिया गया है, 3 का गुणा करा देंगे तो 3 एकम 3 चौको 12, अर्थात ये आ जाएगा 123 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से हमने देखा कि सोमवार मंगल और बुधवार इन 3 दिनों का तापमान पहले दिया गया था 120 डिग्री सेल्सियस। मंगल बुध और बृहस्पति इन तीनों का योग आया था 123 डिग्री सेल्सियस। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अगर समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दें, इस तरह से घटा दें तो ये मंगल बुध खत्म हो जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा सोमवार माइनस बृहस्पतिवार बराबर आ जाएगा -3। आगे उसने एक कंडीशन दी है, यदि बृहस्पति का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो, बृहस्पति का तापमान उसने कहा है 38 डिग्री सेल्सियस हो, -3 ये है, इधर चला जाएगा तो ये सोमवार का जो तापमान आ जाएगा -3 प्लस का 38 डिग्री सेल्सियस, अर्थात जो सोमवार का तापमान आएगा वो आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। उसने यही पूछा था कि सोमवार का तापमान कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, एक कक्षा के 24 छात्रों में से 6 की औसत ऊंचाई 1 मीटर 15 सेंटीमीटर है, 8 की औसत ऊंचाई 1 मीटर 5 सेंटीमीटर है, शेष छात्रों की औसत ऊंचाई 1 मीटर 11 सेंटीमीटर है। तो इन सभी छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी है। एक चीज देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये है 10वां। टोटल छात्र कितने हैं, टोटल छात्र हैं 24, टोटल छात्र हैं 24। इनकी बारी बारी उसने कहा 24 छात्रों में से प्रथम 6 की, पहले जो ये 6 छात्र हैं इनकी औसत ऊंचाई उसने दे दी है 1 मीटर 15 सेंटीमीटर। 1 मीटर 15 सेंटीमीटर का मतलब 1.15 मीटर है, इसका मतलब यही तो है 1.15 मीटर है। जब इनका दोनों को आपस में गुणा कराएंगे तो इन 6 छात्रों की ऊंचाइयों का योग आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6.90। आगे क्या कहा है, आगे का है 8 की औसत ऊंचाई 1 मीटर 5 सेंटीमीटर है। 8 की जो औसत ऊंचाई है 1 मीटर 5 सेंटीमीटर है, यानी 1.05 मीटर है। इनका दोनों का जब आपस में गुणा कराएंगे तो इन 8 छात्रों की ऊंचाई का योग आ जाएगा 8.40। आगे क्या कहा गया है, तो ये तुम्हारे छात्र हो गए 8 6 14। आगे उसने कहा है कि शेष छात्रों की औसत ऊंचाई, तो 8 6 14 छात्र हो गए, तो हमारे पास शेष बचे 10 छात्र। इनका भी औसत दिया गया, इनका औसत दिया गया 1 मीटर 11 सेंटीमीटर यानी 1.11 मीटर। इनका आपस में गुणा कराएंगे, तो जब इनका आपस में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 13.10। अर्थात हमने देखा कि इन 24 छात्रों में से इन 6 छात्रों की ऊंचाइयों का योग आ गया 6.9 मीटर। 8 छात्रों की ऊंचाइयों का योग आ गया 8.4 मीटर, और शेष 10 छात्र जो बचे थे उनकी ऊंचाइयों का योग आ गया 11.1 मीटर। अर्थात इन अगर हम सबको जोड़ दें, यानी इनका तीनों का अगर हम योग कर दें तो इन टोटल 24 छात्रों की ऊंचाइयों का योग आ जाएगा। इनका योग करेंगे तो आएगा 26.40 यानी 26.40 मीटर आया। ये कितने छात्रों की ऊंचाइयों का योग आया है, ये 24 छात्रों की ऊंचाइयों का योग आया। उसने पूछा इन सभी छात्रों की औसत ऊंचाई, सभी छात्रों का औसत मतलब टोटल 24, तो 24 का इसमें भाग करा देंगे। जब भाग कराएंगे तो आएगा 1.10 मीटर। अर्थात इन 24 छात्रों की ऊंचाइयों का योग आ जाएगा 1.1 मीटर कहें या फिर 1.10 मीटर कहें, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने औसत चैप्टर के एक एग्जाम्पल देखे। धन्यवाद।